हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप। ठीक है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले आज इस वीडियो के थ्रू हम मेनली थ्योरी को ही कवर करेंगे, आपको थ्योरी बहुत डिटेल में समझाएंगे और थ्योरी की ऐसी बेस स्टैंड करेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स आपको इसके बाद जो है काफ़ी इजी लगने लगे, कैची लगने लगे। ठीक है, तो आपने तीन वर्ड का यहाँ पे देखा होगा कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपने देखा वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे लगातार। तो ये क्या है वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट? ये बताता है कि ये ऐसा रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है कि कॉस्ट का और वॉल्यूम का प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मीन्स मैनेजर को क्या वॉल्यूम और क्या चीज़ें प्रोडक्ट की कॉस्ट रखनी है कि उसे प्रॉफिट हो, है ना, कि कंपनी प्रॉफिट मेनली जनरेट करे। और अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक ब्रेक इवन पॉइंट बताएगा। इस मेथड में हम एक ब्रेक इवन पॉइंट को समझेंगे। सो वॉल्यूम, कॉस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो वॉल्यूम और कॉस्ट का इम्पैक्ट किस पे? प्रॉफिट पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ एक डायग्राम के थ्रू कि क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या आपको बताया कि वॉल्यूम का और कॉस्ट की फिक्सेशन होगी और उसका जो है प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेनली इसे डील करता है। इसको एक अदर नेम से भी हम बुलाते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी कि हमें एनालाइज करना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ब्रेक इवन है, जो कि प्रॉफिट जनरेट करे, और अगर प्रॉफिट नहीं कर रहा तो एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे हो। ठीक है, सो इस एनालिसिस को ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग ने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक्सटेंशन है ये, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग जहाँ एंड होता है उसके बाद आपका वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप आता है। ठीक है, यानी ब्रेक इवन एनालिसिस आता है। ठीक है, तो ये डिटरमाइन कराता है कि हमें प्रॉफिट कैसे अटेन करना है बाय फिक्सिंग द सेल्स वॉल्यूम और अ वॉल्यूम ऑन द कॉस्ट विद द डिफरेंट लेवल ऑफ द आउटपुट। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ द आउटपुट में हमें कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मेन मोटो वो रहता है। और अगर प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे ड्यू टू द सर्टेन नंबर ऑफ फैक्टर्स, देयर विल बी अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इस प्रॉफिट कॉस्ट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपको थोड़ा रुक के समझाऊंगी। उससे पहले हम कुछ इसके एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को समझ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है इसका, कि भाई ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने में मदद करे, फोरकास्ट करने में मदद करे। ठीक है, कि क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है वॉल्यूम और कॉस्ट में, उस हिसाब से प्रॉफिट को फोरकास्ट करे। और क्या, डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा कि मेक करना है या बाय करना है ना। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, फोरकास्ट। आप लोग जो बुक रेफर कर रहे हैं कॉमर्स अचीवर की बुकलेट्स, इसको एक बार डिटेल में रीड करेंगे आफ्टर क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिसीजन मेकिंग में, कैसी डिसीजन मेकिंग में, कि भाई बाय करना है, लाइक मेक और बाय क्या करना है, वो डिसीजन मेकिंग में ये आपको मदद करता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, या क्या सुटेबल सेल्स मिक्स सेट करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट परचेज करना है या प्रोड्यूस करना है ना। और उसके बाद क्या, फ्लेक्सिबल बजट बनाने में मदद करता है। फ्लेक्सिबल बजट बनाने में मदद करता है, कैसे करता है, क्यों? क्योंकि ये हर लेवल ऑफ दी सेल्स, हर लेवल ऑफ दी एक्टिविटी में एडजस्ट करता है। और क्या, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा। अगर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है यानी कंट्रोल मेजर्स ले रहा है, कंट्रोलिंग रहेगी, अच्छा कंट्रोल मेंटेन रहेगा। उसके बाद क्या है, प्राइसिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, प्राइस फिक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, प्राइस पॉलिसीज बनाने में मदद करता है, डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। ठीक है, और क्या मदद करता है कि ओवरहेड खर्चा कितना है, ओवरहेड कॉस्ट जानने में आपकी मदद करेगा
कि कितने लेवल ऑफ द ऑपरेशन में या कितने लेवल ऑफ द सेल्स या वॉल्यूम में कितना ओवरहेड आपका लग रहा है, ठीक है। और जैसे आपने फोरकास्ट प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक टारगेट भी फिक्स करने में मदद करता है ऑफ द प्रॉफिट, कि आपको ये टारगेट अचीव करना है फॉर द फिक्सेशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ये था कॉस्ट वॉल्यूम। देखिए नाम से क्लियर है ना, इसी से कैच करेंगे वॉल्यूम और कॉस्ट का ऐसा क्या रिलेशन हम करें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और अगर मैक्सिमाइज नहीं हो तो एटलीस्ट नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी उससे क्लियर हो जाता है ना, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, टारगेट करना है, डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा, बजट बनाने में मदद करेगा, कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मदद करेगा, प्राइस फिक्स करने में मदद करेगा, ओवरहेड आइडेंटिफाई करने में बढ़ेगा, आपका वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्सपेंसेस और एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, ठीक है। एजम्पशंस देख लेते हैं एक बार। नहीं, उससे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ठीक है, कि क्या इनका रिलेशनशिप है। डायग्रामेटिकली हम इसको एक बार देखेंगे, ठीक है। मैं फिक्स्ड कॉस्ट लिख रही हूँ, ऐसे फिक्स्ड रेवेन्यू, फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ऐसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम जाएगी। इसको ड्रॉ करेंगे संग संग, और ड्रॉ करने के बाद जो है ना, इसको कोशिश करेंगे संग में समझेंगे। एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ी सी मिस्ड हो गई है, करेक्शन करेंगे प्लीज। थोड़ी सी इसको और स्ट्रेट लाइन में लेके जाना है। ठीक है, तो आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, देखिए कि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये कांस्टेंट है। आपकी कितनी भी लेवल ऑफ द एक्टिविटी हो रही है, कितना भी वॉल्यूम जो प्रोडक्शन यूनिट है आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपका जो टोटल कॉस्ट लाइन है, क्योंकि देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो आउटपुट के हिसाब से चेंज होता रहता है ना, आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका वेरिएबल कॉस्ट जैसे चेंज हो रहा है विद द लेवल ऑफ द आउटपुट। मैं एक बार प्रोडक्शन यूनिट्स आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट। डोंट वरी, मैं इसको समझाऊंगी, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के आप आई होप आपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखा होगा कि टोटल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है ना, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं कि टोटल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो उसको समझने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, चलिए अब मैं देखिए आप ये देख रहे हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वॉल्यूम और आउटपुट आपका कितना भी हो, आपका खर्चा जो लगने लगे, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन जो लगना है वो लगेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने फैक्ट्री चलाई नहीं चलाई तो आपका रेंट जाना है तो जाएगा, वो हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। उसके बाद आपने वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट की होगी कि आउटपुट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता रहता है, तो ये आपका जो डिफरेंस है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और ये है आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो एक्सेस से स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता जीरो एक्सेस से स्टार्ट? क्योंकि कुछ पोर्शन आपका फिक्स्ड कॉस्ट का भी उसमें है जो कि फिक्स्ड है।
जो कि जीरो से स्टार्ट नहीं हो वेरिएबल है जो कि जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट बढ़ता है तब बढ़ता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो डिफरेंस आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट। ये आपकी सेल्स है, जीरो से आप स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से जितना आउटपुट बनाते हैं उतना सेल करते हैं। तो ये डिफरेंट फिगर्स जो है ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। और जहाँ पे आपका जो कॉस्ट है और सेल्स है, सेल्स से रेवेन्यू आती है, कट करेगा उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस है। इसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट है, और अगर इसके नीचे जाते हैं तो लॉस है। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो लॉस है, उसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट है। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स कि ये जो लाइन आपकी जा रही है जो फिक्स्ड कॉस्ट को भी कट कर रही है, तो ये बोलते कि ये जो लाइन आपकी जा रही है ये आपको सेफ रख रही है कि टोटल रेवेन्यू में से इतना पोर्शन आपका सेफ है। मार्जिन आपको सेफ रख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर हम सेल्स से, टोटल सेल्स से ब्रेक इवन सेल्स को निकाल दें, यानी ये जो आपकी सेल्स है ब्रेक इवन सेल्स को निकाल ले, तो ऊपर आपकी आ जाएगी क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा हो कि कैसे कॉस्ट और वॉल्यूम का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे पड़ रहा है। मैं कुछ सेकंड पॉज कर रहा हूँ, आप इस डायग्राम को फिर से देखें, ध्यान से सारी चीज़ों को रिकॉल करें, और कोई डाउट हो तो तुरंत पूछेंगे। आप देख सकते हैं ये आपकी फिर से होगी, मैं बता रही हूँ प्रोडक्शन यूनिट्स। ये आपकी कॉस्ट या सेल रेवेन्यू हो गई यहाँ पे रुपीज़ में। ठीक है, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि लगातार चल रही है फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। ये एरिया आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, जो आपका फैक्ट्री चले ना चले आपका फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा होना ही होना है। ठीक है, और ये आपकी हो गई टोटल कॉस्ट जो कि आपकी जीरो एक्सिस से नहीं है, ऊपर से है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है जितना आउटपुट बनाते हैं तभी इनकर्ड होता है, और कुछ पोर्शन आपका फिक्स्ड होता है। इनका डिफरेंस जो है बीच का वो है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपकी हो गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाइन। ठीक है, और ये आपका आ गया पॉइंट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, और ऊपर की एरिया जा रहा है तो प्रॉफिट, और नीचे आपका जो हो रहा है वो लॉस है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, तो अब हम एजम्पशन देख लेते हैं इसके बाद इसके। एजम्पशंस देख लेते हैं। आई होप आपको डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बहुत ही आराम से थ्योरी को समझेंगे, एक बार समझ लेंगे ना तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एजम्पशंस क्या है हो सकता है क्रॉस प्रॉफिट का, कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपका स्टैटिक रहेगा, ये इनकट होना ही है, चाहे फैक्ट्री एग्जाम्पल के फॉर्म में फैक्ट्री चले चाहे नहीं रहे चले। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका क्या होगा? वेरी करता रहेगा आपका एट दी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से वो वैल्यू। हम एजम्पशन ये मानते हैं कि जो सेल प्राइस है, जो जैसे से 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो जो सेल प्राइसेस है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एट ऑल सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, यानी 10 रुपये पर यूनिट वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, और क्या एजम्पशन है इसका, कि जो फैक्टर प्राइसेस है, फैक्टर कॉस्ट है, बता रही हूँ क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, डोंट वरी, वो भी कांस्टेंट रहेंगे आपके एट ऑल सेल्स वॉल्यूम। फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं? फैक्टर प्राइस लाइक मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, इन सब का रेट जो है, से लेबर है तो 4 रुपये पर लेबर आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद क्या, जो प्रोडक्टिविटी है और जो एफिशिएंसी है ये अनचेंज होगी, मतलब सारे समय प्रोडक्टिविटी सेम पैटर्न फॉलो करेगी। ठीक है, और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी प्रोडक्ट बनाने में डील करे, मल्टी प्रोडक्शन में सिचुएशन में डील करे, तो वहाँ पे सेल्स मिक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी रेशियो, कि भाई इस प्रोडक्ट का 2:4 रेशियो है या 4:6 रेशियो लेना, ये सेल्स रेशियो
फिक्स रहेगा, तो सेल्स मिक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। सेल्स मिक्स आपका कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम जो टर्नओवर है, ठीक है, यही केवल आपके कॉस्ट और रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और आपका जो आउटपुट है यानी प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन के यूनिट्स यानी वॉल्यूम, ठीक है, वो किससे होगा? सेल्स के वॉल्यूम से, ठीक है। सो दीज आर फ्यू assumptions which you need to be keep in mind while doing the volume cost profit relationship। ये इस रिलेशनशिप में इतने एरियाज को जो है फोकस किया गया है, बताया गया है कि these are the constant factors and these are the few assumptions which you need to take care, ठीक है। एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का, ठीक है, हमने उसके एजम्पशंस भी समझ लिए, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंस लग सकता है इस एनालिसिस का, क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, ठीक है। ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई नया बिजनेस है और उस बिजनेस को स्टार्ट किया गया, तो ये चेक करने के लिए कि भाई उसको वो ब्रेक इवन पे कब आया, कब वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि खर्चे बढ़ते चल रहे हैं और बाद में मुड़ के देखा तो बिजनेस वाइंड अप की सिचुएशन में आ गए। तो मेनली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू बिजनेस के लिए, अदर रनिंग बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है, बट न्यू बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या एडवांटेजेस है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदे होंगे? भाई आपको ब्रेक इवन पॉइंट का पता चलेगा, कहाँ पे आपके खर्चे और प्रॉफिट, भाई इस पे तो कंट्रोल रखना है ना, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता चल जाएगा टाइम से। और क्या पता है, इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आप उस हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। और क्या होगा, कितना आपने एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में एफर्ट्स डालना है, वो इसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। और बजट बनाने में भी आपको मदद करेगा कि आपको बजट का एक बेस मिल जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इससे? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक अजम्पशन लिया गया है। क्या अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि जो कॉस्ट है, ठीक है, वो हमेशा कॉस्ट और प्राइस पर यूनिट वो हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकते मार्केट में। भाई मार्केट में केवल एक ही फैक्टर नहीं इम्पैक्ट करता है, और कई फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। सो कॉस्ट एंड आपका जो प्राइस है वो हर वक्त सेम नहीं हो सकते। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसकी, क्या डिसएडवांटेज? भाई केवल वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट करते हैं, बट वो उनका रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं दिखता। और क्या, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, केवल उसी के बेसिस पे तो हम कॉस्ट और प्रॉफिट को नहीं निकाल सकते ना, कॉस्ट और रेवेन्यू को, और भी कई फैक्टर्स हैं। तो दिस कैन बी सेड एज अ फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। देखिए डिसएडवांटेज, जब आपको ना ये न्यूमेरिकल पेपर में थ्योरी क्लियर हो गई हो, उसके कुछ एजम्पशन या क्रिटिकल एरिया क्लियर हो, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप खुद लिखें, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो मेनली इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और मेनली और बाकी जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को एक्सेस होगा, और मेनली जस्ट रेफर द कॉमर्स अचीवर का जो बुकलेट है, कवर फ्रॉम देयर। नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट सेशन से हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में भी पहले न्यूमेरिकल रिलेटेड थ्योरी को कवर करेंगे, लाइक कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उनके फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस, ठीक है। So take care. In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. Keep working hard और concept clear कर लेंगे, ठीक है। See you in the next lecture with a new topic.